पहली न्यूज आती है चाइनीज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र अर्क्स इंडिया। तो देखो पूरी की पूरी न्यूज समझने की जरूरत है हमारे को कि क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो है कि देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आप मैप में देख सकते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको हम लोग चाइना के अंदर क्या बोलते हैं, इस नदी का नाम है ज़ैंगपो। ठीक है ना, ज़ैंगपो इसका, यारलंग ज़ैंगपो इसका नाम है। और मेन बात यह है कि यारलंग ज़ैंगपो जो नदी है ये इस तरीके से होते हुए ऐसे इंडिया के पैरेलल चलते चलते यहाँ पर ग्रेट बेंड से ये एकदम 180 डिग्री का, इनफैक्ट 360 डिग्री का ये एक बेंड लेती है। फिर यहाँ से ऐसे असम में से होते हुए यहाँ पर गंगा के साथ मिक्स होकर ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो यानी कि ये नदी जो है, जो ब्रह्मपुत्र है, ये 3 देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन कौन से? एक तो आपका चाइना के लिए, इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए। तो सच अ रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया को हमेशा एक डर लगा रहता है चाइना से कि कहीं वो इसके पानी को ब्लॉक ना करे, क्योंकि जो भी कंट्री अपर राइपेरियन होती है, अपर राइपेरियन का मतलब कि जैसे ये एक नदी है और ये 2 कंट्रीज में है, एक कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2, और ये इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो कंट्री नंबर 2 हमेशा थ्रेट में रहेगा कि कंट्री नंबर 1 जो है वो कहीं इस रिवर के पानी को डाइवर्ट ना करे, इसके पानी को रोक ना दे, डैम वैम बनाकर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे मेरे लोगों के लिए। तो ये डर हमेशा बना रहेगा। और जो 1 पर है, 1 नंबर पोजीशन पर है, ये हमेशा एक फायदे की पोजीशन में रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसको नंबर 1 कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर राइपेरियन। ठीक है ना, नदी के अंदर ऊपर की तरफ अपर राइपेरियन, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर राइपेरियन। तो यहाँ पर चाइना जो है वो अपर राइपेरियन में है। चाइना की एक और दिक्कत है, चाइना की अपनी पानी की एक पॉलिसी है। चाइना ये मानता है कि जो कोई एक पानी की बूंद कभी चाइना की जमीन पर गिर गई या चाइना की जमीन पर है, उस पर एकाधिकार केवल चाइना का है। बाकी दुनिया के जो देश हैं या नॉर्मल दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं मानती। वो ये कहती हैं कि भाई जो पानी है वो हमारी सांझी प्रॉपर्टी है। अगर पानी मेरे यहाँ से होने के बाद तेरे यहाँ पर जा रहा है तो भाई चलो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस पानी का एक फेयर शेयर जो है वो तुझे प्रोवाइड करूं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इसी तर्ज पर बनी हुई है। हमारी स्टेट्स के अंदर जो वाटर के ऊपर जो शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो इसी तर्ज पर बने हुए हैं। और ऐसे दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है ना। जैसे ब्राजील में अमेजोन नदी है और यूरोप के अंदर कई नदियां हैं। यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, एक एक नदी कई जगह से होकर निकलती है। तो सब लोगों ने अपना एक सेटलमेंट बना रखा है। लेकिन चाइना का ये हिसाब किताब है, चाइना ये कहता है कि नहीं भाई, मेरी जमीन से कोई पानी कभी निकल गया तो वो पानी के ऊपर एकाधिकार मेरा है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि जो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, दुनिया में सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ वाटर में तिब्बत का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाविशालकाय नदियां जो है वो तिब्बत से मर्ज होती हैं। फिर आप तिब्बत का नाम ले सकते हो इंडस के अंदर। इंडस नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। चाइना की और कई बड़ी नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से निकलती हैं। पानी का ऐसा सोर्स है तिब्बत, ठीक है ना, जो किसी कंट्री को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो चाइना के पास तिब्बत की ये ताकत है। तो चाइना जो है वो इस पानी के ऊपर अपना राज जमाता रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब ऐसी नदियों के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं, तो क्या ज़ैंगपो नदी के ऊपर यानी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पहले भी कभी डैम बनाया गया है? तो उसका जवाब है हाँ, डैम्स तो पहले भी बने हैं। लेकिन आप देखो कि पहले वाले डैम ना ऊपर की तरफ बने हैं, मतलब कि इंडिया से बहुत दूर बने हैं। तो इसीलिए उनका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा। ठीक है ना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को फेस नहीं हुई। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, चाइना में ड्राफ्ट प्लान आया, ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान आया 2021 से लेकर 25 तक का। चाइना में 5 ईयर प्लान चल रहे हैं। तो उसके अंदर जो है एक प्रोजेक्ट आया कि चाइना जो है वो 3 डैम बनाएगा ग्रेट बेंड के आसपास। मतलब कि जहां से रिवर मुड़कर इंडिया में आती है
वहां पर वो 3 डैम बनाएगा और उसने इसको नाम दिया है PSP, प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद इसको अप्रूवल मिलना था और इमीडिएटली इसको अप्रूवल भी मिल गया। और चाइना के अंदर क्या है कि सरकार अगर कुछ सोच लेती है तो वो होकर रहता है। अब कंसर्न ये है कि अगर यहाँ पर डैम बनाए जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या पानी को डाइवर्ट किया जाएगा? क्या भारत के पास पानी की कमी होगी? क्या बांग्लादेश के पास पानी की कमी होगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये भी है कि इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे वो रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स थे। रन ऑन द रिवर, रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? इस प्रोजेक्ट के अंदर आप नदी पर डैम तो बनाते हो लेकिन उस पानी को कभी डाइवर्ट नहीं करते हो। वो पानी जो रोक के आप रखते हो रिजर्वॉयर में, उसी को एग्जिट करके उसी नदी में आप मिला देते हो। तो लोअर राइपेरियन स्टेट्स को कभी दिक्कत नहीं आती। समझाया आपको? डैम जब बनता है तो पानी का लेवल उठता है। वो पानी का लेवल जब उठता है तो आप उसमें से कनाल्स निकाल कर दूर दराज के एरिया में पानी भिजवा सकते हो। ठीक है ना? हम लोग ये करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाखड़ा डैम है, तो सतलुज नदी पे हमने डैम बनाया तो पानी का लेवल बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि हमने साइडों से कनाल्स निकाल दी, तो हम वो पानी को राजस्थान तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया पानी को डाइवर्ट करना, पानी का डाइवर्जन। ये अगर चीज होनी शुरू हो गई तो नीचे जो कंट्री है उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने पानी को रोका, उससे बिजली बनाई और जो पानी इकट्ठा हुआ उसी को एग्जिट करके उसी नहर में आपने मिला दिया। साइडों से नहर निकाली और उसी नहर में मिला दिया। तब भी क्या पानी के लेवल में फर्क आएगा? नहीं, तब तो पानी के लेवल में फर्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से पहले वाले प्रोजेक्ट्स रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स थे। तो अभी हमारे को इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता। तो चाइना के साथ हमारे क्या कंसर्न्स है कि अगर वो ये डैम्स बनाता है तो चाइना के साथ तो हमारा कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है नहीं, ब्रह्मपुत्र का कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को दिक्कत आ सकती है, हमारे को भी दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश को भी दिक्कत आ सकती है, टेंशन बढ़ सकती है हमारी। बांग्लादेश के साथ भी टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि पानी कम आएगा, थोड़ा सा हम रखेंगे तो बांग्लादेश भी बोलेगा। ठीक है ना? और हमेशा से चाइना का जो रिकॉर्ड रहा है वो वाटर शेयरिंग के अंदर खराब रहा है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे मैटर्स जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अब दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी है वो वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है। ठीक है ना? इकोनॉमी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाती है वहां की। तो ऐसे में अगर आपने एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर हमसे छीन लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद असम में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा पैदा हो सकते हैं इस तरह के डैम से, इस तरह के प्रोजेक्ट में। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चाइना हमारे कंसर्न्स को सुने और चाइना या तो ये डैम ना बनाए, ये डैम बनाए भी तो भी पानी का जो डाइवर्जन है, जो हमारे को पानी जो मिलता है वो पानी अपनी जगह पर रहे, मतलब उस पानी के अंदर कोई ज्यादा इफेक्ट ना हो। ये प्रोजेक्ट्स भी रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स ही होने चाहिए, रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स ही होने चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारे कंसर्न्स हैं इस तरह को लेकर। ठीक है? चाइना को लेकर। ओके, नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ टाइम से कुछ कुछ चल रहा है, अभी रिसेंटली कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी बात आ रही थी। ठीक है ना? तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि देखो, आप लोग शायद अवेयर हो चाइना पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस को लेकर। आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था जब हम आजाद हुए थे। थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं। जब हम लोग आजाद हुए थे तो उस टाइम पर जो कश्मीर की रियासत थी उसके जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं ना हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। ऐसा उन्होंने प्लान किया था। तो 15 अगस्त 1947 को जो कश्मीर है वो ना हिंदुस्तान का था और ना पाकिस्तान का था, वो फिलहाल वो इंडिपेंडेंट था। ठीक है? अगर पाकिस्तान ठीक रहता तो शायद, मतलब क्या होता हमें इतिहास में ये नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा कि क्यों ना मैं पावरफुल तरीके से, ताकत के तरीके से कश्मीर को हथिया लूं। और पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कबालियों की एक फौज तैयार करी और कश्मीर पे अटैक करने के लिए उस
फौज को उसको भेज दिया, ठीक है ना। और अल्टीमेटली वो जो फोर्स है वो काफी एरिया क्रॉस ओवर करते करते श्रीनगर तक पहुंचने वाली थी कि महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मदद मांगी कि भाई पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तो भारत में माउंटबेटन और नेहरू का ये कहना था कि भैया देखो, तुम हो इंडिपेंडेंट, तुम्हारे लिए हम पाकिस्तान से जो हमारा नया पड़ोसी देश बना है, हम उससे पंगा क्यों लें, या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ तब बात बने। तो महाराज हरि सिंह ने भारत के अंदर कश्मीर का विलय कर दिया, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, वो साइन कर दिया। और ऐसा करने की देर थी, ठीक है। तो इंडियन फोर्सेस जो है, जो उस टाइम ब्रिटेन के अंडर थी, क्योंकि हम लोग डोमिनियन स्टेटस में उस टाइम चल रहे थे, उन्होंने श्रीनगर के ऊपर कब्जा किया, ठीक है। कश्मीर हमारे साथ हो गया, और जो कबालियों की फोर्सेस थी उसको उसने खदेड़ना शुरू किया। और खदेड़ते खदेड़ते वो कुछ लगभग आप लगा लीजिए कि वो सीज फायर जो है वो बन गया लगभग ऐसा, ठीक है। जो पाकिस्तान है वो यूनाइटेड नेशंस में चला गया। यूनाइटेड नेशंस के कुछ बड़े देश, यूएस यूके टाइप जो है, उन्होंने पाकिस्तान का फेवर किया, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो लाइन थी, ये सीज फायर लाइन थी, इसको एज इट इज कर दिया गया और भारत के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया। ये बात कब की है? ये बात है 1949 की। तो तब जाकर हमारे यहाँ पर एक सीज फायर लाइन बन गई, और यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा कि सीज फायर लाइन को हम लोग कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेंगे। और चेक करने के लिए उन्होंने एक ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे करके उन्होंने 1949 के अंदर बना दिया, ठीक बात है कि नहीं। तो वहां पर उनका कहना था कि भाई पीस मेंटेन होगी। मोटी बात ये थी यूनाइटेड नेशंस की कि तुम थोड़ी सी शांति रख लो, तुम दोनों सेनाएं, ठीक है। जब समय आएगा तो पाकिस्तान अपनी आर्मी हटा लेगा, इंडिया अपनी आर्मी हटाएगा, और पूरे के पूरे कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि लोग किस तरफ मतलब किसकी बात करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नेहरू ने भी हामी भरी थी, और जो गले की फांस भी बना हुआ है एक आज के टाइम में। उसके बाद हमारा उनके साथ, पाकिस्तान के साथ 1965 का भी युद्ध हुआ था। 1965 के युद्ध में ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था। अगर आप उस एग्रीमेंट से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपको पता है कि ये वो एग्रीमेंट है जो करीब 10 जनवरी 1966 को साइन किया गया था। भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद आजकल के टाइम में उज्बेकिस्तान में है, उस टाइम पर ताशकंद रशिया में ही हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसी रात को शास्त्री जी की मौत भी हो गई थी। तो ताशकंद एग्रीमेंट में भी बात यही थी कि भाई जैसा स्टेटस को चल रहा है, जैसी ये सीज फायर लाइन है, इसको एज इट इज मेंटेन रखा जाए। उसके बाद हमारी उनके साथ लड़ाई हुई थी 1971 में, शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर। इंदिरा गांधी हमारी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और तब कुछ बातें जो है वो साइन हुई थी। 1972 का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर सुचेतगढ़ एग्रीमेंट के तहत, इसके एग्रीमेंट के तहत, सुचेतगढ़ एग्रीमेंट के तहत, ये जो सीज फायर लाइन है इसको LOC कहना शुरू कर दिया था, लाइन ऑफ कंट्रोल कहना शुरू कर दिया था। और साथ में ये भी कहा था कि अब के बाद से कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा हुआ था। तो 3 बार एग्रीमेंट हुए। 1949 में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरीके से हमारे बीच में ये एग्रीमेंट्स हुए सीज फायर के। बट क्या ये सीज फायर के एग्रीमेंट्स हमेशा सक्सेसफुल रहे? तो उसका जवाब है नहीं, ठीक है ना। लड़ाइयां तो चलती चली जा रही हैं, कभी मोटार गिराया जाता है, कभी शेल गिराए जाते हैं, कभी बम गिराए जाते हैं, कभी गोलियां चलाई जाती हैं। ये काम आम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसके बाद कभी हमारी लड़ाई हुई? 1998 के अंदर हम लोगों ने कारगिल का युद्ध लड़ा। कारगिल के बाद 26/11 हुआ था, जो बहुत बड़ा अटैक था, ठीक है ना। 2007 के अंदर, 2003 के अंदर हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 में।
और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाने की कोशिश करी थी। इसको आप चाहे लिख भी सकते हो, ऑपरेशन पराक्रम, जिसके अंदर इंडिया ने ऑफेंसिव करना शुरू किया। इंडिया ने कहा कि नहीं, हम लड़ाई करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो ऑपरेशंस थे वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमारी आर्मी को काफी टाइम लग गया वहां तक पहुंचने में। इनफैक्ट अभी साल 1.5 साल पहले ना भारत में एक सीडीएस का पोस्ट बना है, अगर आप अवेयर हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसका पहली बार आइडिया हमारे को ये तब पता लगा जब ऑपरेशन पराक्रम के अंदर हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो पता लगा कि हम लोगों की आर्मी को कितना टाइम लग गया। ठीक है, इस तरीके से हम कोई युद्ध थोड़ी लड़ सकते हैं। तो तब हमारे दिमाग में आया कि हमारे देश में एक सीडीएस भी होना चाहिए। तो वैसा, तो 2001 के बाद भी हमारे रिलेशंस खराब हुए। उसके बाद अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि उसके बाद ना बड़े अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए थे। ठीक है, मनमोहन सिंह पहले रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की वाजपेयी ने, और शिमला समझौता, आगरा के अंदर मीटिंग हुई थी, और फिर और कई जगह पर हम लोगों ने उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू किया मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह के टाइम में तो एक टाइम ऐसा आया था कि ऐसा लगने लगा था कि इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल अपने सारे के सारे गिले शिकवे भुला देंगे, और सियाचिन और सर क्रीक के अंदर भी जो हम लोगों का इशू चल रहा है उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 26/11 हुआ, और 26/11 के बाद ये जो हमारे बीच में रिलेशंस मेंटेन हो रहे थे, ये सारे धरे के धरे रह गए, और हमारा जो काम था वो फिर से खराब हो गया। तो ये तो हमारे पूरी एग्रीमेंट्स की पूरी एक बात जो है वो चल रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के और इंडिया के जो डीजीएमओज हैं, ठीक है ना, जो मिलिट्री के जो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो भी रिसेंटली मिले, उन्होंने हाथ मिलाया, और उनका ये कहना था कि भैया देखो, हमने ना बहुत मतलब पाप किए हैं, आपस में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने, हमारे दोनों तरफ को बहुत नुकसान हुआ है, आओ बैठते हैं, और 1972 के अंदर जो सीज फायर हम लोगों ने साइन किया था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, बम नहीं चलाएंगे, उसको रिवाइव करते हैं। पहले वो सब्जेक्टिव तरीके से लिखा हुआ लॉ था, इसको ऑब्जेक्टिवली तरीके से लिखते हैं, ताकि हम लोग अपने बॉर्डर के ऊपर पूरे तरीके से शांति मेंटेन करके रख सके, ताकि हमारी आपस में कोई लड़ाई ना हो। ठीक है ना, तो दोनों पार्टियां जो हैं वो इस बात पर सहमत हुई कि बिल्कुल शांति बनाकर रखेंगे हम, और हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बॉर्डर के ऊपर गोली नहीं चलेगी, हमारी बॉर्डर के ऊपर बम नहीं गिरेगा, हमारे बॉर्डर्स पूरे तरीके से शांत रहेंगे। ऐसा इन दोनों कंट्रीज के डीजीएमओज ने कहा, और उसको उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी, शुरू किया। इनफैक्ट अगर आप अवेयर हैं, 2 दिन पहले एक और अच्छी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने इंडिया से इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। इंडिया भी ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। भारत हमेशा कश्मीर के एंगल पर 2 साइड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अड़ा रहता है। उधर से चाइना है और उधर से पाकिस्तान है, दोनों फ्रंट को सेव करने की कोशिश करनी पड़ती है हिंदुस्तान को। तो कहा यह जा रहा है कि अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद से हम लोगों को 2 साइड में वॉर की जो चिंता है वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ऐसा, तो रिसेंटली तो ऐसा हुआ है कि हम और पाकिस्तान की आर्मीज ने ये डिसाइड किया है कि हम बॉर्डर पर पूरे तरीके से शांति मेंटेन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि क्या पाकिस्तान जो है इन चीजों पे एग्री करता भी है? क्या पाकिस्तान जो है अपने द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स मानता है? तो उसका जवाब कई बार ना में आता है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है एज फार एज सच एग्रीमेंट्स आर कंसर्न। ठीक है ना, तो ये है। कोई डाउट आप लोगों को? ओके, तो ये खबर थी ऑन स्ट्रिक्ट सीज फायर के ऊपर। तीसरा केस, जो तीसरी न्यूज है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आधार ने अपना जो काम है वो पूरा किया है। तो हम अब बात करेंगे आधार की। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्या हुआ था।
आधार, ठीक है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हर सिटीजन को दिया जाएगा, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, हमारी सरकार, वो सरकार जब मैं बात करता हूँ तो वो भाजपा कांग्रेस नहीं है, सरकार का मतलब सरकार, पहले सरकार कांग्रेस की, बाद में सरकार भाजपा की, ठीक है ना। तो हमारे देश की सरकार जो है वो बहुत ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, खाने के लिए अनाज देती है, एलपीजी के ऊपर भी वो पहले सब्सिडी दिया करती थी, अब भी सब्सिडी देती है, राशन कार्ड जो है उसके थ्रू अनाज देती है आपको और सामान देती है। और दिक्कत कई बार क्या होती है, दिक्कत होती है लीकेजेस की। दिक्कत किस बात की होती है कि कुछ अमीर लोग जो हैं वो अनाज ले जाते हैं, ठीक है, कुछ गरीबों को अनाज मिलता नहीं है, ठीक है, करप्शन बहुत बड़े लेवल की होती है, पिल्फरेजेस, लीकेजेस, करप्शन, ये सारे के सारे मैटर्स जो हैं, इसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी होती है स्कीम्स की, कि स्कीम्स को हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है ना, आप लोगों में से कई बच्चे जो हैं वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में शायद राशन कार्ड की दुकान में गए होंगे, मतलब राशन के डिपो पे गए होंगे, ठीक है, उन्होंने एनालाइज किया होगा कि कालाबाजारी होती है, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, करप्शन होता है। तो ऐसे में हमारे देश की सरकार जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर आई। उसने कहा कि हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आफ्टर स्कैनिंग उसकी फिंगरप्रिंट्स, उसके आइरिस को स्कैन करने के बाद हम लोग इसको वो करेंगे, आधार नंबर उसको दे देंगे, आधार के साथ हम उसका बैंक अकाउंट, उसके बाकी सारे पैन कार्ड, ये वो चीजें सब लोग कनेक्ट कर देंगे। इससे हम लोग प्रॉपर टारगेटिंग कर पाएंगे, इससे क्या कर पाएंगे, हम लोग प्रॉपर टारगेट कर पाएंगे और लीकेजेस खत्म हो जाएंगे। जितने लोग जो हैं, जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पास नोट डाउन होंगे, और जितने गलत बेनिफिशियरीज हैं उन सबको हम लोग डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो इससे हम लोगों की जो टारगेटिंग है, जो टारगेट बंदे तक हमने पहुंचना है, वो हमारी परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है ना, तो बेनिफिशियरीज तक हम लोग पहुंच सकते हैं, लीकेजेस हम लोग खत्म कर सकते हैं, करप्शन हम लोग खत्म कर सकते हैं, और सर्विस डिलीवरी हमारी बहुत बढ़िया हो सकती है। ठीक है, और धीरे धीरे सरकार ने क्या लाना शुरू किया कि भैया इसी के साथ अपना बैंक अकाउंट जोड़ दो, इसी के साथ अपना पैन कार्ड जोड़ दो, इसी के साथ अपना राशन कार्ड जोड़ दो। यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हुए। कंसर्न्स कौन से हुए, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कंसर्न्स हुए डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी के। आपकी आंखों का स्कैन, आपकी फिंगरप्रिंट का स्कैन सब सरकार के पास है, ठीक है। सरकार इसको, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसको मिसयूज भी कर सकते हैं, आपका डेटा बेच भी सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां तो डेटा खरीदती हैं, ठीक है ना, आपको पॉलिटिकली टारगेट भी कर सकते हैं, आपको स्विच ऑफ ही कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड जो है वो सरकार ने बनाया है, आधार कार्ड के बेसिस पर आपको सब कुछ मिल रहा है। मान लीजिए कल को सरकार का मन हुआ और उसने आपका आधार कार्ड ही कैंसिल कर दिया, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप कोर्ट में केस तक फाइल नहीं कर सकते। आप आधार कोर्ट में केस फाइल करो तो आपका आधार कार्ड लगता है। सोचो, सरकार आपकी सारी की सारी चीजों के ऊपर एक छत्र राज बनाकर बैठी हुई है। तो ऐसे कुछ कंसर्न्स थे, ठीक है ना। ऐसे कंसर्न्स के चलते जब सरकार आधार बिल लेकर आई कि हम सारी स्कीमें जो है आधार कार्ड के थ्रू कनेक्ट करके सारी स्कीमें जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में डालेंगे, ठीक है, तो जब सरकार ये बिल लेकर आई तो उस टाइम राज्यसभा के अंदर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं थी, और पूरा का पूरा विपक्ष जो था वो आधार बिल के अगेंस्ट में खड़ा था। तो आपको शायद पता भी होगा कि सरकार मनी बिल लेकर आई थी। मनी बिल का क्या मतलब होता है, मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जिसके अंदर राज्यसभा की कोई पावर नहीं रह जाती, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकता। मनी बिल डिसाइड कौन करता है कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, तो वो डिसाइड करता है स्पीकर। तो स्पीकर ने डिसाइड कर लिया, और भारत के पूरे संविधान के अंदर कोई एक चीज जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू, मतलब जिसके अंदर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो है स्पीकर का ये डिसीजन कि क्या ये मनी बिल है या नहीं है। यानी कि अगर किसी ऐरे गैरे बिल को भी स्पीकर ने मनी बिल घोषित कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इस चीज को चैलेंज करवा सकते हैं। और अगर एक चीज मनी बिल के अंदर प्रूव हो जाती है कि ये मनी बिल है, स्पीकर उसको कह देता है, तो राज्यसभा की पावर्स जीरो हो जाती है। तो ऐसे करके हमारे देश की सरकार ने जो है आधार बिल को
संसद से पास करवाया, गलत तरीके से करवाया बट करवा लिया। डेटा प्रोटेक्शन का पंगा था, डेटा सिक्योरिटी का पंगा था, कई जगह पर ऐसे इल्जाम लगे थे कि 500-500 रुपए में डेटा बिका है। हमारे जो द ट्रिब्यून अखबार है उसके एक जर्नलिस्ट ने दावा किया था 500 रुपए के अंदर डेटा खरीदा गया है, ठीक है, आधार का, और हमारी गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है। तो ये सारे के सारे मैटर्स मिलाकर, और गलत तरीके से जो बिल पास हुआ, ये सारे के सारे मैटर्स मिलाकर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ये कहा कि भाई देखो, डेटा की दिक्कत तो है, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी एक इश्यू तो है, लेकिन जो फायदे आधार कार्ड के हमारे को नजर आ रहे हैं, जो टारगेटिंग इसके थ्रू हो सकती है, जो लीकेजेस इसके थ्रू बंद हो सकती है, जो करप्शन इसके थ्रू रुक सकता है, वो फायदे बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम आधार बिल को एग्री करते हैं और हम ये कहते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी जो है सरकार बचा कर रखे, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम उसको एंटर कर रहे हैं। प्राइवेसी को हम लोग एंटर कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि प्राइवेसी रहना चाहिए। हम लोग सरकार को ये कह रहे हैं कि वो इंश्योर करे कि डेटा प्रोटेक्शन जो है वो बना रहे, प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये मानते हैं कि आधार बिल होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार के बेसिस के ऊपर अगर हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो लीकेजेस, करप्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, सारी बात आपकी समझ में आई। अब रीसेंट एक मैटर आया जो पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी आ चुका है। वो है झारखंड में एक लड़की की डेथ हो गई। ठीक है, डेथ क्यों हुई? क्योंकि उसको खाना नहीं मिला। खाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका जो आधार कार्ड था वो उसके राशन कार्ड से लिंक नहीं था, और सरकार के ऊपर ये इल्जाम है कि उसने 3 करोड़ ऐसे आधार कार्ड के बेसिस पर, मतलब उसने 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए जो आधार से लिंक्ड नहीं थे। अब एक बच्ची थी, उसको खाना नहीं मिला, वो भूख से मर गई, तो उसकी माँ ने ये इल्जाम लगाया कि मैं बेटी को खाना कैसे खिलाती, हमारा राशन कार्ड हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं था, इसलिए खाना नहीं मिला। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर शॉक्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीकेजेस तक तो ठीक था, बट ये एक्सक्लूजन क्यों हो रहा है, बेनिफिशियरीज एक्सक्लूड क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार को दिखता नहीं है कि किसी बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड को कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आधार से लिंक्ड नहीं है? और दूसरा, तुम्हारा डेटा, तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो पूरा नहीं है। गांव के अंदर मजदूर मजदूरी करता है, उसके हाथ जो हैं उस पे निशान पड़ जाते हैं, वो स्कैन ही नहीं कर पाता है, और उसको आप अनाज नहीं देते हो। ठीक है ना, ये बड़ी समस्या है। आपका जो सिस्टम है, आपका नेट नहीं चलता, आपके बायोमेट्रिक्स नहीं चलते, आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक्ड नहीं है। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते अगर बेनिफिशियरीज एक्सक्लूड हो रहे हैं तो ये तो एक डेमोक्रेटिक सरकार को शोभा नहीं देता। आप किस लिए आपने ये बिल लेकर आए कि लीकेजेस ना हो? क्या लीकेजेस के को रोकने के चक्कर में आप जो रिक्वायर्ड बेनिफिशियरीज है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दोगे? ठीक है, तो ऐसे सरकार को बहुत ज्यादा फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप जल्द से जल्द हमारे को रिपोर्ट इस बारे में दो कि कितने कार्ड आपने कैंसिल करे हैं और क्यों कैंसिल करे हैं, और जिन लोगों के कार्ड आपने कैंसिल करे हैं उनको आप अनाज कैसे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर था जो रिसेंटली आया था। ओके, और ये पहला मैटर नहीं है, पिछले 3-4 साल के अंदर ऐसे कई मैटर्स जो है हमारे देश में सामने आ चुके हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो इस टाइम, मतलब ठीक है हम लोग मोदी जी के साथ हैं, लेकिन इस टाइम भारत के जो हालात हैं सोशल सेक्टर के अंदर, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी आपको पता है हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया जो है लोएस्ट कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब आखिरी के 10 देशों में इसका नाम आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया का रैंक 94 था, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको बोलने का भी पता नहीं है। उसने पता है परसों चौथ क्या स्टेटमेंट दिया था? जब परसों चौथ कुछ दिन पहले उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी और हमारा रैंक आया था 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज,
तो उसने कहा कि ये तो सारी ये गलत आती हैं, ये जो रिपोर्टें हैं ना ये सारी गलत है। बोलते हमारा देश तो इतना ज्यादा, हमारे देश के लोग तो इतने अच्छे हैं, वो हमारे उसमें तो गलियों में कुत्ता तक भूखा नहीं जाता, लोग कैसे भूखे सो सकते हैं, सबको खाना मिलता है, क्या बात कर रहे हो। हमारे लोग तो दानी बहुत है, वो तो लोगों को खाना इतना खिलाते हैं, वो तो कुत्ते को भी भूखा नहीं सुलाते हैं। ठीक है, गली का कुत्ता होता है उसको भी रात को रोटी डालते हैं, तो भूखा कैसे सो सकता है। ये रिपोर्ट ही गलत है। और एक रिपोर्ट गलत हो सकती है, हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट वो गलत है, उसके अंदर हम लोग बॉटम पर हैं। ठीक है ना। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर वो रिपोर्ट भी गलत है, सरकार का कहना है डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, उसके अंदर इंडिया की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो भी रिपोर्ट सरकार कहती है कि गलत है। रिपोर्ट सही कौन सी है जिसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव होती है, वो रिपोर्ट सही है, बाकी सारी रिपोर्टें गलत है। तो इस तरह के कुछ मैटर्स जो हैं वो सामने आए हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई विचार इस बारे में, कुछ कहना चाहता है? सर वैसे राशन कार्ड से आधार कनेक्ट करने का वैसे जरूरत नहीं होती सर उसमें, तो ये तो कोई गलत सी बात लगती है। हाँ, ये गलत बात है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्योंकि बात पे सर अगर जो ये डिपो वाले होते हैं जो देते हैं वो तो ऑब्वियसली सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि वो तो वहां से डेली लेते हैं, तो वो दे सकता है सर, बिना लिंक करे भी दे सकता है। ये तो एक उसकी पहचान ही तो करनी होती है आधार कार्ड से सर, वो दे सकता है ऐसे, तो उसको ये तो गलत है लिंक हाँ, करना उससे। वो 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 गलत है, किसी भी एंड पर गलती मान सकते हो आप। हो सकता है कि लड़की की मौत किसी और कारण से हुई हो सकता है मैटर पॉलिटिसाइज हो गया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन हाँ, हम लोग जो फैक्चुअल मटेरियल है केवल उसकी बात कर रहे हैं। फैक्चुअल मटेरियल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि अगर आपने आधार का राशन कार्ड को केवल इसलिए कैंसिल करा है, एलिजिबल बेनिफिशियरी के राशन कार्ड को केवल इसलिए एलिजिबल वो करा है क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो ये पूरे तरीके से गलत है एंड द गवर्नमेंट शुड टेकन नोट। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। ओके ओके राइट। सर ये जो फैमिली आईडी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या वो मतलब इसी वजह से कुछ आ रहा है, रीजंस कुछ ऐसे ही है? फैमिली आईडी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अभी मतलब एज सच मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा नहीं है, नेट के ऊपर कुछ न्यूज आई नहीं है। ये केवल एक ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन या एग्जीक्यूटिव डिसीजन है अभी तक मेरे लिए। ठीक है, उसके ऊपर कुछ न्यूज आएगी तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बगैर जानकारी के मैं उसमें ज्यादा कुछ लाइट थ्रो नहीं कर सकता। ठीक है ना, मुझे आइडिया नहीं है उसका, ज्यादा आइडिया नहीं है। कुछ एक दो बातें मुझे पता है लेकिन ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो। तो लेट अस सी के फ्यूचर ये किस तरीके से होता है, तो देन विल सी टू इट। श्योर। ओके, यस अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि फिर से पंगा पड़ गया दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, क्या पंगा पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली हमारे देश की, ठीक है ना, राजधानी है और एक यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद हमारे देश में कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेचर भी है। अच्छा, उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारे देश में एक यूनियन होता है और एक स्टेट होता है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो रिश्ता है इसको डिफाइन करता है हमारे देश का 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर हमारे देश में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड कर रखे होते हैं। ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है और बाकी रेजिड्यूरी है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटर और स्टेट की जो पावर्स हैं वो पूरे तरीके से डिफाइंड होती है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के मामले में ये चीजें पूरे तरीके से डिफाइंड होती हैं। अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरी नाम से ही पता चलता है कि ये यूनियन की टेरिटरी है, मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर स्टेट का कोई राज नहीं चलेगा। हमारे देश में अलग अलग कारणों से अलग अलग चीजों को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से। ठीक है ना, चंडीगढ़ और दिल्ली को बनाया गया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पुडुचेरी को बनाया गया कल्चरल रीजंस की वजह से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल किया। ठीक है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि कोई एक स्टेट, नई स्टेट बनी, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जब वो एक स्टेबल स्टेट बन गई तो उसको हमने एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ, हिमाचल के अंदर हुआ, गोवा के अंदर हुआ। तो ऐसा, तो हमारे देश में जो दिल्ली है
वो भी पॉलिटिकल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज को क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई देखो, हमारे देश की जो सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी सीट कहाँ पर है, वो बैठती कहाँ है? वो यहाँ बैठती है। तो इस वजह से ये जो दिल्ली है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दिल्ली को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बनाया एक बार, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, इसको मैनेज करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ऐसे में 1991 के अंदर हम लोगों ने दिल्ली के अंदर कानून में बदलाव करा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, आर्टिकल 239 ए हमने एंटर करा, और अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली जो है वो आधी स्टेट बन गई। आधी स्टेट का क्या मतलब? दिल्ली में लेजिस्लेचर हो गया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होता है, वो दिल्ली में भी लेजिस्लेचर हो गया। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि दिल्ली में अपनी एक सरकार चुनी जाएगी, एक अपना चीफ मिनिस्टर होगा, एमएलए होंगे, जैसे बाकी स्टेट्स में होते हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली जो है सीट ऑफ पावर है, फॉरेन एम्बेसीज है यहाँ पर, विदेशी लोग आते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बहुत सारे काम दिल्ली में होते हैं, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज, जो स्टेट लिस्ट के कुछ एरियाज हैं, वो अपने पास रखे। वो कौन कौन से अपने पास रखे एरियाज? पब्लिक ऑर्डर अपने पास रखा, पुलिस अपने पास रखी, लैंड अपने पास रखी। ये 3 एरिया जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, बाकी एरियाज उन्होंने डिवॉल्व कर दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब हमेशा से क्या हुआ है कि जो व्यक्ति सेंटर में बैठा है वही पार्टी हमेशा दिल्ली में बैठी रही, ये ज्यादातर हुआ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की सरकार में, दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी हुई है, और केंद्र में है बीजेपी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होना शुरू हो गया। ये फ्रिक्शन 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का फैसला किया। हुआ क्या था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो दिल्ली गवर्नमेंट की हर फाइल के ऊपर रोक लगा रहा था। ये कुछ प्रॉब्लम दोनों के बीच में थी, तो केजरीवाल ने धरना वरना भी दिया था, ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने धरना भी दिया था, कुछ ऐसा हुआ था। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो 3 मैटर्स हैं, इसके ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए मैटर्स हैं उसके अंदर जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सुप्रीम रहेगी, उसका एकाधिकार होगा। और एलजी की पावर्स को उन्होंने लिमिट कर दिया। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो यूनियन गवर्नमेंट के उतना ज्यादा फेवर में नहीं था। हालांकि उस फैसले ने बहुत अच्छा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट के उतना ज्यादा फेवर में नहीं था। अभी रिसेंटली हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बिल लेकर आई है, ठीक है ना, और जिसके तहत उसने इस पूरे के पूरी जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है, जो पावर शेयरिंग है, इसको तहस नहस कर दिया है। उसने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको एक बारगी के लिए तो उसने उसको पलट के रख दिया, और अब जो नया बिल लेकर आई है और जिसको उसने अप्रूव भी करवा लिया, लोकसभा राज्य पार्लियामेंट से उसने अप्रूव भी करवा लिया है, वो बिल ये कहता है कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? केवल एलजी, यानी कि दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लोगों ने चुनी हुई जो सरकार है, वो गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी, उसको हम गवर्नमेंट नहीं मानते। दिल्ली की गवर्नमेंट वो अनइलेक्टेड आदमी है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। तो ये उनका मानना है, ठीक है ना, कि अब दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो केवल एक हेल्पिंग हैंड है। असली गवर्नमेंट कौन है? एलजी। ये जो 3 मुद्दे हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तो हमारे पास है ही। इसके अलावा भी अगर किसी भी मुद्दे पर कोई कानून बनाना है तो एलजी का परमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। एलजी की परमिशन के बिना आप फाइल आगे नहीं बढ़ा सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप बिल को अप्रूव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी सरकार ने, हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमने बिल पास कर दिया तो ये बिल लागू होना चाहिए, नहीं, ठीक है ना, यानी आपकी वो पावर नहीं रही। तीसरी बात, आपकी कैबिनेट को कोई भी फैसला लेना है, आपको एलजी की सहमति लेनी जरूरी है।
एलजी की सहमति के बिना, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति के बिना आप कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई जो डिसीजन है वो आप नहीं ले सकते, आपकी सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मतलब मोटे तौर पर हम लोग ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या इससे पहले की जो इंटरप्रिटेशंस थी वो सारी कैंसिल करके एकाधिकार कर लिया यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक कंट्रोल कर लिया, एक छत्र राज कर लिया दिल्ली के ऊपर। ये जो है ये माना जा रहा है इस बिल के तहत। ठीक है, अब इसमें कई कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ा कंसर्न आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केजरीवाल जी तो कहाँ तो चीख रहे थे कि भाई हमारे को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, और कहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जो जितना राज्य मिला हुआ था वो भी छीन लिया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऐसा मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, कानून के बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर था। राइट, किसी का कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन? फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट। आपने सुना होगा वैसे ये जो चल रहा था, थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा। सर फिर इलेक्शन का तो कोई बोलो। मतलब नहीं हुआ ना दिल्ली में, जब इन्हें अपनी ही सरकार बनानी है, फिर तो सेंट्रल की जो सरकार बनी दिल्ली पे रूल वक्त बताएगा इसको। देखो हमारे देश का जो मैंने ये देखा है, मतलब आपकी बात को अगर मैं उसका एक जवाब देना चाहूँ तो मैंने देखा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं कि भाई ये अच्छे प्रोविजंस हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो देखने में बहुत साफ लगते हैं कि ये प्रोविजंस तो किसी एक में नहीं होने चाहिए, लेकिन उनका बिल्कुल भी मिसयूज नहीं हुआ, और वहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे ही मैं इस कानून को भी मानता हूँ कि हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत अच्छी रही हो, उसको सच में कोई दिक्कत आती हो, इसलिए उसने ये बिल लेकर आया है। लेकिन असली चीज तब पता लगेगी जब इसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और तब ये देखा जाएगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीयत थी वो साफ थी या नहीं। ठीक है ना, आप लोग भी कुछ कुछ करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ये तो बाद में पता चलता है कि क्या नीयत साफ थी, क्या ठीक था या नहीं था। ठीक है, बिल्स उतने गलत नहीं होते हैं जितनी गलत नीयत होती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल सुपरसीड करना चाहती है तो ये नीयत खराब है। लेकिन अगर वो ये समझती है, उसको ये लगता है कि ये एक जरूरी बिल है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर सके, तो ये एक अच्छा बिल भी हो सकता है। हाँ तो सर, ये ये वक्त भी हो सकता बताएगा। है शायद फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ शायद सर ये ऐसा हो कि सरकार ये चाहती हो कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी ना कर सके, उनके ऊपर भी कोई पावर होनी चाहिए, शायद इसलिए बनाया गया हो। ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग फॉर द टाइमिंग, तो हम लोग हो सकता है कि हम लोग वन साइडेड बात कर रहे हो, लेकिन मेन बात ये है कि ओनली द टाइम विल टेल कि हाउ दिस पर्टिकुलर लॉ विल बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द प्लेस ऑफ दिल्ली। ठीक है, स्टेट ऑफ दिल्ली नहीं, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, तो ये मैटर है पूरा का पूरा। सर ऐसे भी तो हो सकता है राइट, बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रीजन भी हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग है और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अलग है, इसलिए ये क्लैशेस हो रहे हैं। अगर वो सेम गवर्नमेंट होती तो शायद ये ना होता। हाँ, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। मैंने आपको कहा है कि ये रीजन बड़ा रीजन है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। दो जगह तो हैं देश में जहां पर फॉलो अप चलता है, एक है हरियाणा और दूसरा है दिल्ली। जो सेंटर में बैठता है वही इन स्टेट्स पे राज करता है। हरियाणा के अंदर ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, आपके सामने की बात है, लेकिन हाँ सेंटर के अंदर ये चीज ब्रेक हो चुकी है। ठीक है ना, यूनियन के सॉरी दिल्ली के अंदर ये चीज ब्रेक हो चुकी है, तब फ्रिक्शन आया है। तो ऐसा, तो लेट अस सी फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है ना, इससे पहले ये ऐसे मौके, क्योंकि कांग्रेस का राज था तो शीला दीक्षित थी, 15 साल तक उसका राज रहा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैटर है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ओके,
राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ठीक है, आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आप पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हो, मतलब सरकार को पैसा दे सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनको पैसों की जरूरत होती है। वो कोई काम धंधा तो करती नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो वो उनको जो पैसा मिलता है वो लोग दान दक्षिणा देते हैं, उसी से वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो पैसा उनको दिया जाता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दिया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले तक आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पैसे देने होते थे, चंदा देना होता था, ठीक है, तो 20,000 तक की जो अमाउंट है, 20,000 तक की अमाउंट तक आप पर्ची कटवा सकते थे, कैश दे सकते थे, ठीक है। तो और उसके बाद आपको चेक देना होता था या अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था, इससे ज्यादा पैसे आपको चेक के थ्रू दिया करते थे। तो देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये क्या करती थी, ये कैश की ही पर्चियां काटती थी, करोड़ों रुपए की कैश की पर्चियां काट देती थी, ठीक है। बड़ी दिक्कत है, मतलब कि ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तो बहुत गलत है। कौन पैसा दे रहा है आपको? विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेशों से लोग आपको पैसा दे रहे हो? मान लीजिए फेसबुक है, वो राहुल गांधी को खरीद ले कि भैया ऐसा है तेरे को प्राइम मिनिस्टर बनवा देते हैं, राहुल गांधी खूब पैसा वैसा डलवा के फेसबुक को चेंज करवा के लोगों का माइंड वॉश करके हम लोग तेरे को प्रधानमंत्री बना देंगे। तू बस एक काम करियो, जब तू प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये वाला बिल ले आइयो संसद के अंदर, ठीक है, और उससे हमारे को करोड़ों का अरबों का फायदा होगा, थोड़ा सा तेरा हिस्सा भी हो सकता है। ऐसी ऐसी चीजें जो है विदेशी कंपनियां जो है वो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद सकती हैं, खरीद फरोख्त कर सकती हैं। बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे को ये देखकर चलना है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सेफ रहे, वो ठीक रहे। फिर उसके बाद मतलब ये बात मैंने आपको बताई कि 20,000 रुपए तक आप कैश दे सकते थे। फिर आपको पता है हमारे देश में एक कानून आया डीमोनेटाइजेशन का। आपको पता है 2016 के अंदर 8 नवंबर की रात को मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। मान लीजिए आपके घर में 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, तो आपको क्या करना था? आपको वो बैंक में जमा करवाना था। लेकिन अगर आपने कभी इनकम टैक्स पे नहीं करा और आपने हमेशा अपनी कमाई दिखाई है कम, तो आप जब 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाओगे तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना तो बनता है। और ऐसे नोटिस आए भी, सरकार ने पूछा भी भाई ये पैसे कहाँ से आए डिमोनेटाइजेशन के बाद, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। लेकिन आपको पता है एक बात जो मोदी जी ने अपने भाषण में नहीं बताई थी, वो बात ये थी कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आपके इनकम टैक्स का फोन आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया भी है और आपने ये पैसे जाकर बीजेपी के अकाउंट में जमा करवा दिए या कांग्रेस के अकाउंट में जमा करवा दिए कैश, फिर कोई नहीं पूछने आएगा, तब सब ठीक है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, इनको ना तो इनकम टैक्स पे करना है और ना ही इनको अपना सोर्सेज ऑफ इनकम बताने की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पर सरकारों की थोड़ी सी फजीहत हुई, लोगों ने कहा कि यार ये सारे रूल हमारे लिए ही हैं, हम ही ऐसा करें, हम ही मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, और तुम्हारा ये है कि कोई भी आकर पैसा दे दे, बस पैसा आने का मतलब है। तो यहाँ पर मैटर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगा। तो हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है? अब मान लीजिए आप बीजेपी को पैसा देना चाहते हैं, तो आप पैसा कैश में नहीं देंगे, आप जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर आप अपने अकाउंट से बॉन्ड्स परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो परचेज करेंगे। ये बॉन्ड्स आप बीजेपी दफ्तर में दे आएंगे और बीजेपी वाले जो हैं उसको अपने अकाउंट में लगाएंगे, तो और 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे 2 चीजें मेंटेन होती हैं। इससे एक तो एनोनिमिटी बनी रहती है। एनोनिमिटी का क्या मतलब कि किसने किसको पैसा दिया। और दूसरा, सरकार का कहना था कि ये मेथड जो है, ये जो कैश वाला सिस्टम था वो खत्म कर दिया, अब सारा का सारा फंडिंग जो है हमारा अकाउंट के थ्रू आ रहा है, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे देश में जो जैसे ये सिस्टम का अनाउंसमेंट हुआ, हमारे देश में जो आरबीआई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
उसने स्ट्रेट अवे इसको मना कर दिया। उसने कहा भाई ये सिस्टम आपका पूरे तरीके से गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज्यादा ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। कौन सी कंपनी आपको पैसा दे रही है, कितना पैसा दे रही है, क्यों पैसा दे रही है, इस चीज का तो हमें पता ही नहीं चलता है। ये इलेक्टोरल फंडिंग का मिसयूज है, ठीक है ना, और इसीलिए इसको कैंसिल होना चाहिए। लेकिन सरकार पीछे पड़ी हुई है कि नहीं नहीं हम इलेक्टोरल बॉन्ड इंप्लीमेंट करके छोड़ेंगे। हालांकि कई जगह पर तो बाकी पार्टीज ने ये भी इल्जाम लगाया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड आप कहते हो ना कि इसमें एनोनिमिटी रहती है, पता नहीं लगता कि किसने पैसा दिया है, ये किसने पैसा दिया है ये नहीं पता लगता है। लेकिन सरकार को ये जरूर पता लगता है, क्योंकि हर बॉन्ड के ऊपर एक नंबर होता है और सरकार के पास वो नंबर जाता है, तो सरकार को ये जरूर पता है कि किसने किसको पैसा दिया है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता लगता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा कंसर्न किस बात का है? पॉलिटिकल फंडिंग का, जो विदेशों से हो सकती है। विदेशी जो कंपनियां हैं, कंट्रीज है, वो आपके देश के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इलेक्टोरल फंडिंग गलत हो सकती है। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर ये पूरा की पूरी जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, वो गरमाई हुई है। अभी रिसेंटली मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में फिर से एक केस जो फाइल हो रखा है उसके अंदर सुन रही है, और वो ये डिसाइड करेगी कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, हमारे देश में ना 1976 के अंदर हम लोग एक बार कानून लेकर आए थे कि विदेशी पॉलिटिकल फंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम पर हमारी कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिली भगत से ऐसे ऐसे बिल पास करे हैं हमारे देश में कि इस टाइम अगर गूगल चाहे कि मैं बीजेपी को 10,000 करोड़ रुपया जो है वो दे दूं, ताकि जब भाजपा जो है अगले साल चुनाव में अगर जीते तो मेरे फायदे में ये बिल लेकर आए, तो वो ये पैसा दे सकती है। मतलब कि हमारे चुनाव के अंदर विदेशी फंडिंग भी हो सकती है, तो जिससे कि मैटर्स जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, डेडली हो जाते हैं। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स which are मतलब these are the points of concern as far as electoral bonds are concerned। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी भी मैटर में क्यों है? चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव के अंदर क्या है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं उससे 15 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो SBI जो है वो ओपन कर देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन कर देता है। तो हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो ये मैटर जो आ जाता है सामने। ठीक है ना, तो ऐसा राइट। कोई डाउट किसी को? सर ये SBI का क्या काम? SBI के पैसे जाना सिर्फ, और कोई बैंक नहीं? हाँ हाँ हाँ, आपने अगर बीजेपी को पैसे देने हैं, आप जाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से आप बॉन्ड्स खरीद के बीजेपी दफ्तर में जमा करवा दो। ठीक है, बीजेपी 15 दिन के अंदर उसको एनकैश करवा सकती है, पैसे जो है वो पार्टी के अकाउंट में आ जाएंगे। दीज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ओके, ठीक है। RBI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि दिस इज डेट्रीमेंटल टू इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत खतरनाक है ये, लेकिन फिर भी सरकार इसको चला रही है। ठीक है, सर आपको और अगर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इनके बिना कोई फंडिंग नहीं कर सकता पार्टी को, मतलब नहीं, अगर डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा करना चाहे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सरकार ने उसको बंद कर दिया। ओके ठीक है, अब कैश में नहीं होगा। ठीक है, हालांकि कितने पैसे इसके थ्रू दिखाते हैं, बाकी पैसे तो वो अनअकाउंटेड ही होते हैं। जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ना इनकम टैक्स देना है ना दिखाने हैं पैसे, कुछ मर्जी करो। हाँ, चुनाव लड़ते रहो, मतलब 2-4 चुनाव कई कई जगह पर लड़ते रहो। अगर आपके पास ब्लैक मनी का कोई बहुत मोटा सोर्स है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ब्लैक मनी के सारे सोर्स के सारे पैसे को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दिखा दो। ना कोई इनकम टैक्स दिखाना है, ना कोई खर्चा दिखाना है, कुछ नहीं करना, ऐश करो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ऐसे कानून हमारे देश में बने हुए हैं, इसलिए मैटर कई बार आता है। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लड़ती हैं अपने अधिकारों के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, तो ये मैटर्स जो है ये बाहर आते हैं, लोगों को पता लगते हैं, हम जैसों को पता लगते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है ना, और कोई डाउट? सर कर सकता है ये बॉन्ड से ना, तो लिए अप्रूवल RBI से नहीं लेना पड़ता, इनको कंसेंट कुछ चाहिए नहीं होता। जैसे RBI तो अपोज कर रही है, तो SBI सोल डिसीजन ले सकता है ऐसे? SBI की बात नहीं है ना, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है बिल, तो गवर्नमेंट ने पास करा था ना।
आरबीआई ने कहा कि भाई ये गलत है, ये मतलब ठीक चीज नहीं है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट नहीं मानी। तो एसबीआई का इसमें ऐसा कोई पर्सनल रोल नहीं है, एसबीआई कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। तो आरबीआई से ऊपर तो गवर्नमेंट ही है ना, इस तरीके से। राइट, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था सैटरडे की क्लास थोड़ी